इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग लगभग 25 बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न रिवीजन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है तथा आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा जैसे टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, जेआरएफ, केवीएस, एनवीएस, जीआईसी, एलटी ग्रेड एग्ज़ाम, आरपीएससी फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रेड एग्ज़ाम तथा असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा किसी भी राज्य में जो स्टेट का एग्ज़ाम हो रहा है तो स्टेट के टीजीटी और पीजीटी लेवल के लिए भी यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज की क्लास में क्या क्या प्रश्न हैं। 1 नंबर प्रश्न है, एकाधिकारी अपनी बिक्री तथा उत्पादन को बढ़ाकर वस्तु की कीमत को घटा सकता है। एकाधिकारी अपनी बिक्री तथा उत्पादन को बढ़ाकर वस्तु की कीमत को घटा सकता है। हाँ, ठीक है। और बी नंबर पे दिया गया है, अपनी बिक्री तथा उत्पादन को घटाकर कीमत को बढ़ा सकता है। अपनी बिक्री तथा उत्पादन को घटाकर कीमत को बढ़ा सकता है, तो दोनों सही हैं। इसमें 1 नंबर प्रश्न में ए और बी दोनों कथन जो हैं एकाधिकारी के बारे में सही दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, एकाधिकारी साम्य उस स्थिति में निर्धारित होगा जहां एमआर ज़्यादा होगी एमसी से, एमआर बराबर एआर होगी, या एमआर कम होगी एआर से, या एमआर बराबर एमसी होगी। तो एकाधिकारी उस स्थिति में संतुलन में होगा जहां पर एमआर बराबर एमसी होगी। टी आंसर सही है। अगला प्रश्न है 3 नंबर, एकाधिकारी प्रतियोगिता के अल्पकालीन साम्य की अवस्था में, एकाधिकारी प्रतियोगिता के अल्पकालीन साम्य की अवस्था में क्या होगा? फर्म को लाभ प्राप्त हो सकते हैं, ठीक है, लाभ तो प्राप्त ही होंगे। अगला, फर्म को हानि सहन करनी पड़ सकती है, हानि भी हो सकती है, अल्पकाल में पूछा गया है। और फर्म को ना लाभ ना हानि की स्थिति से गुजरना पड़ता है, मतलब सामान्य लाभ हो सकता है। तो उपरोक्त तो सभी सही हैं, क्योंकि एकाधिकारी फर्म को अल्पकाल में असामान्य लाभ, सामान्य लाभ एवं हानि की स्थिति पर कार्य करना पड़ता है, जबकि एकाधिकारी को दीर्घकाल में असामान्य लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि एकाधिकार में क्या होता है, नई फर्मों का प्रवेश जो है वंचित होता है। तो एकाधिकार की अगर परिभाषा की बात की जाए तो जिस बाजार में वस्तु का एक विक्रेता तथा अधिक क्रेता होते हैं, ऐसी बाजार को एकाधिकार बाजार कहा जाता है। एक विक्रेता होने से पूर्ति पर विक्रेता का पूर्ण नियंत्रण होता है, प्रतिस्थापन वस्तुएं नहीं होती हैं। इसके अलावा एकाधिकारी को वस्तु की कीमत या पूर्ति के संबंध में से किसी एक पर नियंत्रण प्राप्त होता है। प्रोफेसर गिफिन्स जो है एकाधिकारी बाजार की परिभाषा देते हुए बताती हैं कि जिस बाजार में मांग की आड़ी लोच शून्य होती है उसे एकाधिकारी बाजार कहा जाता है। चैम्बरलिन कहते हैं कि बाजार की वह दशा जहां केवल एक विक्रेता या एक फर्म होती है उसे एकाधिकारी बाजार कहा जाता है। अगला प्रश्न है 4 नंबर, द्वयाधिकार दशा है, किसकी दशा है? पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति है द्वयाधिकार, या अल्पाधिकार की स्थिति है द्वयाधिकार, या एकाधिकार की स्थिति है, या एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता की स्थिति है। तो द्वयाधिकार जो है अल्पाधिकार बाजार की एक विशेष दशा है। एक ऐसी बाजार होती है जिसमें केवल कम फर्म जो है किसी विशेष उद्योग या बाजार में प्रतिस्पर्धा करती हैं, यह अल्पाधिकार की विशेष दशा होती है। अगर विशेषताओं की बात की जाए तो द्वयाधिकार में 2 विक्रेता होते हैं, द्वयाधिकार बाजार में 2 विक्रेता होते हैं, और फर्मों में परस्पर निर्भरता पाई जाती है। कंपनी के निर्णय, मूल्य, विपणन का दूसरी कंपनी पर सीधा प्रभाव पड़ता है, इसलिए परस्पर कंपनियों में निर्भरता पाई जाती है द्वयाधिकार में। इसके अलावा मूल्य निर्धारण पर या नियंत्रण पर ये कंपनी मिलकर प्रतिस्पर्धा करती हैं तथा कीमतें तय करती हैं। इसके अलावा कंपनी जो है नई कंपनियों का बाजार में प्रवेश नहीं होता है, अर्थात नई फर्में बाजार में प्रवेश नहीं करती हैं। इसके अलावा कभी कभी दोनों कंपनियां मिलकर बाजार में प्रभुत्व बनाए रखती हैं, जबकि कभी कभी तीव्र प्रतिस्पर्धा करती हैं। इसके अलावा द्वयाधिकार के अगर मॉडलों की बात की जाए तो कूर्नो मॉडल द्वयाधिकार मॉडल है। कूर्नो मॉडल जो है उत्पादन के आधार पर प्रतियोगिता निर्धारित करता है, और बर्ट्रैंड मॉडल जो है द्वयाधिकार मॉडल है। तो बर्ट्रैंड मॉडल जो है कीमतों के आधार पर परस्पर प्रतिस्पर्धा को निर्धारित करता है। तो इस प्रकार से यह द्वयाधिकार के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें थीं। अगला प्रश्न है 5 नंबर, एकाधिकारी प्रतियोगिता के दीर्घकाल साम्य में। तो एकाधिकारी प्रतियोगिता दीर्घकाल में क्या करता है? असामान्य लाभ प्राप्त करता है दीर्घकाल में।
असमान सभी फर्में केवल सामान्य लाभ प्राप्त कर सकती हैं। एकाधिकारी सभी दीर्घकाल में एकाधिकारी जो है असामान्य लाभ प्राप्त करेगा। सभी फर्मों के लिए TR TC बराबर होगी, सभी फर्मों की MR MC AR AC बराबर होगी। उपरोक्त सभी तो एकाधिकारी प्रतियोगिता के लिए दीर्घकाल में जो है यह असामान्य लाभ प्राप्त होगा, ए इसमें सही कर सकते हैं, लेकिन यह सामान्य लाभ दिया गया है, इसमें असामान्य किया जा सकता है, ए आंसर सही है 5 का। अगला 6 नंबर प्रश्न है, यदि दो साधन पूर्णतः स्थानापन्न हो तो उनके बीच प्रतिस्थापन की लोच होगी। तो दो साधन पूर्णतः स्थानापन्न हो तो उनके बीच प्रतिस्थापन की लोच जो होगी वह अनंत होगी। तो 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो है वह डी है। अगला 7 नंबर प्रश्न है, सहसंबंध का अभिप्राय है। ऑप्शन ए, चरों के कारण व परिणाम संबंधित होते हैं। बी, चरों में साथ साथ परिवर्तन होता है। सी, चरों में परस्पर निर्भरता का पाया जाना है। और डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सहसंबंध का अभिप्राय जो होता है चरों में परस्पर निर्भरता का पाया जाना। 7 का सही आंसर सी है। अगला 8 नंबर प्रश्न है, निम्न कोट की वस्तु के लिए आय उपभोग वक्र ढाल हमेशा ए नंबर पे दिया गया है दाईं ओर से ऊपर उठती हुई होती है, नहीं। बी नंबर पे दिया गया है दाईं ओर से नीचे गिरती हुई होती है, दोनों नहीं हो जाएंगे। और पीछे की तरफ मुड़ती हुई होती। तो निम्न कोटि की वस्तु के लिए आय उपभोग वक्र जो होता है वह पीछे की तरफ मुड़ती हुई होता है, इसलिए 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी है। अगला 9 नंबर प्रश्न है, लाभ के लगान सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो लाभ के लगान सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वह प्रोफेसर वाकर द्वारा किया गया था, ए आंसर सही है 9 का। अगला 10 नंबर प्रश्न है, पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत कौन निर्धारित करता है। तो पूर्ण प्रतियोगिता में सरकार कीमत निर्धारित करती है, उद्योग निर्धारित करती है, साम्य फर्में निर्धारित करती हैं, कोई नहीं। तो पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत जो है मांग एवं पूर्ति के आधार पर यह मांग और पूर्ति के आधार पर जहां मांग एवं पूर्ति का संतुलन होता है वहां पर उद्योग जो है कीमत निर्धारित करती है। तो यह उद्योग द्वारा कीमत पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में निर्धारित होती है। और उद्योग जो कीमत तय करती हैं उसी कीमत पर फर्में जो हैं वह वस्तुओं का उत्पादन करती हैं। इसमें अल्पकाल में देखते हैं हम कि फर्मों को पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत सामान्य लाभ एवं हानि की स्थिति होती है। तो यह हानि की स्थिति हो जाएगी और यह सामान्य लाभ की स्थिति हो जाएगी और यह जो है असामान्य लाभ की स्थिति हो जाएगी। तो इस प्रकार से परफेक्ट कंपटीशन में कीमत का निर्धारण जो है कौन करता है, उद्योग करता है। तो 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर बी है। अगला 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, गुणक होता है। तो गुणक होता है 1/, के बराबर होता है 1/MPS। MPS और गुणक का सीधा संबंध होता है, अर्थात जब के बढ़ता है MPS और गुणक का विपरीत संबंध होता है। के बढ़ता है तो गुणक MPS घटता है, मतलब गुणक जब बढ़ता है तो MPS घटता है। MPS और गुणक का विपरीत संबंध होता है। और एक सूत्र होता है गुणक निकालने का, के बराबर 1/1 - MPC। तो इसमें क्या होता है, के और MPC में कैसा संबंध होता है, तो गुणक और MPC में सीधा संबंध होता है। मतलब अगर MPC बढ़ेगा तो गुणक घटेगा, MPC घटेगा तो गुणक घटेगा। तो यह ध्यान रखने वाली बात है कि गुणक और MPS में विपरीत संबंध होता है और गुणक और MPC में सीधा संबंध होता है। और यह दो सूत्र जो हैं वह गुणक निकालने के सूत्र हैं। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के लिए विनिवेश आयोग की स्थापना की गई। अगस्त 1994 में, अगस्त 1995 में, अगस्त 1996 में, अगस्त 1997 में। तो सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के लिए विनिवेश आयोग की स्थापना अगस्त 1996 में की गई थी। तो अगस्त 1996 सी आंसर में दिया गया है। 12 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी है। अगला 13 नंबर प्रश्न है, आय व्यापार की शर्तें परिभाषित होती हैं। तो आय व्यापार की शर्त परिभाषित करने के लिए PX × QX/PM होता है, सी आंसर सही है 13 नंबर प्रश्न का। अगला 14 नंबर प्रश्न है, अनुकूलतम शुल्क वह है जो ए शुल्क से सुलाभ को अधिकतम करे, बी शुल्क से हानि को न्यूनतम करे, सी शुल्क से सुलाभ एवं शुल्क से हानि को बराबर करे और डी उपरोक्त कोई नहीं। तो अनुकूलतम प्रशुल्क वह है जो शुल्क से हानि को न्यूनतम करे। तो 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो होगा वह हो जाएगा बी।
बी सही है 14 नंबर प्रश्न का। इसको एक बार चेक कर लीजिए आप लोग, 14 नंबर प्रश्न को एक बार चेक करिए। अगला 15 नंबर प्रश्न है, रोजगार गुणक की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया जेमकिंस ने। तो जेमकिंस ने निवेश गुणक की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। किंस ने निवेश गुणक की अवधारणा का प्रतिपादन किया था, डोमर ने नहीं किया था, हैरन ने नहीं किया था। तो काहन ने रोजगार गुणक की अवधारणा का प्रतिपादन किया। तो 15 नंबर प्रश्न का सही आंसर डी है। अगला 16 नंबर प्रश्न है, हिग्स का व्यापार चक्र का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो बचत और विनियोग की अंतःक्रिया पर नहीं, गलत है। हिग्स का व्यापार चक्र मूल्य के उच्चावचन पर, यह भी नहीं है। व्यापार में विनियोग पर, यह भी नहीं है। गुणक और त्वरक की अंतःक्रिया पर। तो हिग्स का व्यापार जो है गुणक और त्वरक की अंतःक्रिया पर आधारित, इसलिए 16 नंबर प्रश्न का सही आंसर डी है। अगला 17 नंबर प्रश्न है, वास्तविक शेष प्रभाव प्रत्यय का कथन दिया था किसने? एसी पिगु ने दिया था। तो 17 नंबर प्रश्न का सही आंसर एसी पिगु ए है। अगला 18 नंबर प्रश्न है, बेरोजगारी की दर तथा स्फीति दर के बीच अल्पकाल में आनुभविक संबंध को औपचारिक रूप प्रदत्त किया किसने? तो यह फिलिप्स ने दिया था, फिलिप्स। तो से ए आंसर सही हो जाएगा 18 नंबर प्रश्न का। अगला 19 नंबर प्रश्न है, अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत को सर्वप्रथम किसने बताया था? तो अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत को हिग्स ने, डाल्टन ने, मस्ग्रेव ने, टेलर ने। तो डाल्टन ने यहाँ सर्वप्रथम दिया था अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, लाफ्टा उदाहरण है LAFTA, लैटिन अमेरिकन फ्री ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। लैटिन अमेरिकन फ्री ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, लाफ्टा यानी लैटिन अमेरिका मुक्त व्यापार संघ, लाफ्टा कहलाता है। और लाफ्टा जो है यह साझा बाजार का एग्जाम्पल है। तो 20 नंबर प्रश्न का सही आंसर डी है। इसकी स्थापना 1960 में मोंटेवीडियो संधि के तहत हुई थी। और लाफ्टा का उद्देश्य जो होता है वह लैटिन अमेरिकी देशों के बीच मुक्त व्यापार क्षेत्र को बनाना होता है, अर्थात साझा व्यापार का एक यह एग्जाम्पल है लाफ्टा। और इसके सदस्य देशों की बात की जाए तो अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चिली, मैक्सिको, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वाडोर, पराग्वे, बोलीविया और उरुग्वे जो है लाफ्टा के सदस्य देशों में शामिल हैं। अगला प्रश्न है 21 नंबर, योग प्रमेय सिद्धांत किसने विकसित किया? तो योग प्रमेय सिद्धांत जो है वह PH विक्सटेड द्वारा विकसित किया गया था। 21 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो है वह बी है। अगला 22 नंबर प्रश्न है, सामाजिक द्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो सामाजिक द्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक JN बोके हैं। JN बोके 22 नंबर में दिया गया है, ए आंसर सही, ए ऑप्शन में दिया गया है JN बोके। अगला प्रश्न है, नीचे आरेख में ए बिंदु पर बाजार संतुलन की स्थिति किस अर्थशास्त्री द्वारा प्रतिपादित की गई थी? तो यह बाजार संतुलन की जो है वालरा की संतुलन की स्थिति है उद्योग की, और इसमें कोई नहीं हो जाएगा। तो 23 का सही आंसर इनमें से कोई नहीं। अगला 24 नंबर, फर्म के स्थिर लागत वक्र का ढाल कैसा होता है? तो फर्म के स्थिर लागत वक्र का ढाल, यह फर्म का स्थिर लागत वक्र है तो इसका ढाल जो है वह 0 हो जाएगा। फर्म के स्थिर लागत वक्र का ढाल जो है वह 0 होता है। अगला प्रश्न है, न्यूनतम लागत संयोग वाली फर्म को कहा जाता है साम्य फर्म, प्रतिनिधि फर्म, अनुकूल फर्म, प्रतिष्ठित फर्म। तो न्यूनतम लागत संयोग वाली फर्म को अनुकूलतम फर्म कहा जाता है। 25 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी है। अगला 26 नंबर प्रश्न है, किसी उत्पादन के साधन का वास्तविक दुर्लभ मूल्य होता है उसका बाजार मूल्य, प्रशासनिक मूल्य, समर्थन मूल्य, छाया मूल्य। तो किसी उत्पादन के साधन का वास्तविक दुर्लभ मूल्य उसका छाया मूल्य होता है। तो 26 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी है, सी नहीं डी है 26 नंबर प्रश्न का सही आंसर।